2014 का आप मेरा कोई भी भाषण उठा करके देख लीजिए, जिस जगह पे अभी मोदी है ना, उस जगह पे मनमोहन सिंह हुआ करते थे। मैं ईमानदारी से ऑन कैमरा ये बोल रहा हूँ। 2015 का मेरा प्रेसिडेंशियल स्पीच उठा करके देख लीजिए, उस पे मैंने बीजेपी को भी अटैक किया है, अपने लेफ्ट के दूसरे संगठनों को भी अटैक किया है, अपनी पार्टी के नेता को जो है पब्लिकली क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि वो एक बहुत ही लूज कमेंट किए थे सनी लियोनी को लेकर के, और कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी अटैक किया है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि भाषण वो भाषण हो ही नहीं सकता है जिसमें ईमानदारी नहीं हो, भाषण वो भाषण हो ही नहीं सकता जिसमें सच्चाई नहीं हो, भाषण वो भाषण हो ही नहीं सकता है, उसको लोग पसंद ही नहीं कर सकते हैं अगर वो दिल से ना बोली गई हो। अगर हम खुद वो चीज़ जिए नहीं है ना, तो उसके बारे में बात करेंगे, कोई भरोसा नहीं करेगा सर। हम हाथ में जो है हीरे का घड़ी पहन करके और गरीबी पे भाषण देंगे, कौन सुने? टुकड़े टुकड़े गैंग या देशद्रोही का जो आरोप है, उस आरोप को मेरे ऊपर लगाया। मुझे ये लगा कि ये स्टिकर तो फिर किसी के ऊपर चिपकाया जा सकता है। ये इन्होंने जो है कि स्टिकर बना लिया है, और वो होता है ना सस्ता चाइनीज स्टिकर कि किसी भी चीज के ऊपर लगा दो, तो फिर कोई भी कुछ बोलेगा तो उसको ये जो है अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, देश विरोधी, हिंदू विरोधी, सेना विरोधी, इस तरह के स्टिकर ये लोगों पे लगाते रहेंगे। तो फिर इस देश में जो बोलने का अधिकार है लोगों का, और विपक्ष किस लिए होता है? सरकार से सवाल पूछने के लिए। प्रेशर ग्रुप क्यों होते हैं? पत्रकार, वकील, सब तरह के जो लोग होते हैं जिसको हम सिविल सोसाइटी कहते हैं, वो प्रेशर ग्रुप तो इसीलिए होता है कि डेमोक्रेसी ठीक से फंक्शन करे। लेकिन इन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया कि आप कुछ भी बीजेपी के खिलाफ बोलिए तो 5-6 स्टिकर हैं, एंटी हिंदू, एंटी आर्मी, एंटी डेवलपमेंट, एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग। तो जब ये कहना शुरू किया ना, लेकिन जो जिम्मेवारी मिली है परिस्थितियों के चलते, उसको ईमानदारी से निभाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए इस तरह का राजनीतिक आरोप लगना, किसी व्यक्ति को बार बार टीवी में देशद्रोही कहा जाना, जबकि हकीकत यह है कि मेरे ननिहाल के परिवार से लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं, मेरे ददिहाल के परिवार से जो है लोग स्वतंत्रता सेनानी हुए, हमारे यहाँ जो है रामचरित्र सिंह पैदा हुए, वो जो है कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह पैदा हुए, जिन लोगों ने समाज के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। और हमारे परिवार में अगर हम पूरे अपने एक्सटेंडेड फैमिली को काउंट करें, 16 लोग आर्मी की नौकरी करते हैं सर। और मेरी माँ आंगनवाड़ी में काम करती है, एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम ही लोग जो है सीमा पे देश की सुरक्षा भी कर रहे हैं, हम ही लोग जो है देश के लिए अनाज भी पैदा कर रहे हैं, और देश को आज़ादी दिलाने में भी हमारे, आप जानते हैं, आप उस इलाके से हैं, हमारे इलाके का बहुत बड़ा योगदान है। तो कहते हैं ना कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, जो देश के लिए सब कुछ करते हैं, देश को आज़ादी दिलाने में जिन्होंने योगदान किया, जो लोग जो है देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, जो बंदूक लेकर के सीमा पे देश की सुरक्षा करते हैं, उनके ही परिवार का कोई बच्चा फर्स्ट जनरेशन, मैं अपने परिवार में, अपने इलाके में कह लीजिए, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का अवसर मिला। मेरा रैंक 1 था सर, जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ उसमें रैंक 1 था मेरा। तो क्वालिफाई करके, मेरिट से, मेहनत करके अपने दम पे किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी करने आए हैं और अपने लोगों के सवाल उठा रहे हैं। हमारी पूरी लड़ाई सरकार से सिर्फ इस बात की थी कि आप भाई साहब फेलोशिप बंद मत कीजिए। अगर आप फेलोशिप बंद करेंगे तो इस देश में जो है आम लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको याद दिला दूं कि स्मृति ईरानी उस वक्त जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर थी, रोड पे आकर के हमसे समझौता की, मंत्रालय के बाहर आकर के सड़क पे। तो उन लोगों ने उस समय ही जेएनयू को टारगेट कर लिया कि देश में कहीं भी कुछ होता है, चाहे एचसीयू में रोहित वेमुला का मामला हो, चाहे एफटीआईआई का मामला हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, बीएचयू का हो, चाहे जादवपुर यूनिवर्सिटी का हो, चाहे नॉन नेट फेलोशिप का सवाल हो, कुछ भी होता है तो जेएनयू के स्टूडेंट सबसे पहले तख्तियां लेकर सड़कों पे निकलते हैं। तो इनको जो है बदनाम किया जाए, अगर इनको इनके समाज से काट देंगे, आम लोगों से इनको काट देंगे, जिन आम लोगों के ये सवाल उठाते हैं इनसे इनको अलग कर देंगे, उनके दिमाग में अगर इनको हम एक दुश्मन की तरह प्रस्तुत कर देंगे तो फिर हमको दिल्ली में कोई चैलेंज करने वाला नहीं होगा। एक बहुत बड़ी साजिश थी, हालांकि उस साजिश में ये नाकामयाब हुए। मैंने इनको चैलेंज किया कि देश का गृह मंत्री जय शाह का पिताजी है, सरकार आप चला रहे हैं 8 साल से, अगर हमने गलती किया है तो हमको सजा, झूठे मुकदमों में जेल में बंद करके रखें। ये चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ जो आवाज है उनको ये 2 तरीके से ट्रीट करते हैं, या तो लोभ और डर से जो है उसको दबाने का प्रयास करते हैं, नहीं तो जो है उनको जेलों में ठूसते हैं। तो मैं आज के डेट में सब लोगों से यही अपील करता हूँ
कि डर की भी एक इंतहा होती है। अगर बिकना है, लोभी हैं, भाजपा के वॉशिंग मशीन में जाकर के क्लीन होना है तो वो एक बात है। नहीं, अगर आपका कोई सिद्धांत है, कोई विचार है, इस देश के संविधान में आपको भरोसा है, लोकतंत्र में भरोसा है, इस देश के इतिहास को अगर आपने पढ़ा है और समझा है, तो आपको इस सरकार से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग जो है ना, इसका अगर आप मुझे सरगना कह रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य जो है वो देश के लिए कुछ जो है ना गलत करने का नहीं है। हमारा उद्देश्य बीजेपी का टुकड़ा टुकड़ा करने का जरूर है। इनको जो ये भ्रम हो गया है, इसको कहते हैं सत्ता का अहंकार, कि देश की जनता ने इनको एक्चुअली सकारात्मक चीज़ों पे वोट दिया। जनता इस उम्मीद पे वोट दी कि ये हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे, 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आएगा, भ्रष्टाचारियों को जेल डाला जाएगा, किसानों की आमदनी दोगुनी की जाएगी, महिला सुरक्षा होगा, बेटी को बचाया जाएगा, बेटी को पढ़ाया जाएगा, मेक इन इंडिया होगा। ये सब सकारात्मक चीज़ों पे लोगों ने मोदी जी को वोट दिया। और मोदी जी ने कहा कि हमने देखो गुजरात में डेवलपमेंट है, हम बतौर जो है सीएम गुजरात का डेवलपमेंट किए हैं। वो ये कहीं नहीं बोले कि हम 2002 में दंगा कराए हैं, इस बात को उन्होंने नहीं बेचा भी नहीं, वो उस एजेंडे पे गए नहीं, वो विकास के एजेंडे पे आए। वो सांप्रदायिकता के एजेंडे से जो है चुनाव नहीं जीते, विकास के एजेंडे पे आए। और आप जानते हैं कि अन्ना आंदोलन ने जो है देश में एक एंटी कांग्रेस माहौल बनाया था, जिसका राजनीतिक लाभ जो है वो बीजेपी को मिला। तो वो सारी चीजों को छोड़ करके, वो सकारात्मक बातों को छोड़ करके आप इस देश में जो है लोकतंत्र का गला घोटना शुरू कर दिए। अरे लोकतंत्र है इस देश में, वेलफेयरिज्म है, तभी तो सर हमारे जैसा इंसान भी आकर के पीएचडी कर पाया। हम देश का नमक खाए हैं, देश के लोग टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से हम पढ़ पाए। लोकतंत्र था तभी तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। इस समय 2014 में चुनाव हो रहा था ना, हमारे जैसे हर साधारण नौजवान को मोदी जी से उम्मीद थी। इस बात को ईमानदारी से, एक साधारण परिवार का इंसान जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन हम लोगों को थोड़े ही दिन में यह समझ में आ रहा था कि ये व्यक्ति जो हैं ये बहुत बड़े एक्टर हैं, ये बहुत बड़े परफॉर्मर हैं, ये लीडर नहीं है। अगर ये लीडर होते ना तो जिस क्लास से ये आते हैं उस क्लास के लिए ये नीतियां बना रहे होते। उल्टा जो है ये उस क्लास के लिए, उस वर्ग के लिए, उस समूह के लिए कोई नीति नहीं बनाए। ये सारी नीतियां अपने दोस्तों के लिए बनाए जिनके चंदे पे ये चुनाव जीते हैं। इसके आम लोगों को इनसे बड़ी उम्मीद थी कि ऐसा व्यक्ति जो गुजरात प्रदेश चलाया हो, जहां डेवलपमेंट बिहार यूपी से ज़्यादा है। बिहार यूपी के लोगों ने भर भर करके वोट दिया है ना सर, हम ही लोग वोट दिए हैं ना। तो ये उस उम्मीद में वोट दिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार भी जो है ना गुजरात की तरह डेवलप हो जाएगा, पूरा देश जो है गुजरात की तरह डेवलप हो जाएगा। और लोगों ने भर भर करके वोट दिया। लेकिन आ करके ये हम लोगों को क्या वापस किए हैं, क्या डिलीवर किए हैं? रिटर्न गिफ्ट में सर हम लोगों को महंगाई मिला है, बेकारी मिली है। 100 में से 45 लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। महंगाई का आलम ये है सर कि जो लोग हवाई जहाज चढ़ रहे थे ना, एक बात मोदी जी बोले तो मुझे आज भी याद है कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चढ़े। ये है सर कि हवाई जहाज वाला भी हवाई चप्पल पे आ गया। मुझे तो उनकी चिंता हो रही जो मोदी जी को वोट दे रहे हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं। हम तो लड़ रहे हैं इसलिए हम हवाई जहाज पे चढ़ गए, तो हमारे खाते में भी 15 लाख आ गया सर। हमने जब जेल से आकर के हमने किताब लिखी तो हमारे खाते में भी 15 लाख। जो लोग समर्थन में हैं मुझे उनकी चिंता हो रही है। मैं लड़ रहा हूँ, मुझे तो सब कुछ मिल गया, 15 लाख रुपया। जो हमारे आपके जैसे लोग हैं वो क्या देखते थे? वो देख रहे थे कि भाई एक परफॉर्मिंग आदमी है, आएगा, देश में कोई बदलाव होगा, नौकरियां मिलेगी, इंडस्ट्रीज का जो है इंडस्ट्रीज फ्लोरिश करेगा, इस देश में जो है सारा सिस्टम बेटर होगा। क्योंकि बार बार ये बोला जा रहा था ना कि परिवारवाद के चलते इस देश को बहुत नुकसान हुआ है। लोगों को क्या पता था कि ये आदमी तो मुखौटा है, पीछे अमित शाह खड़ा है, वो आते ही परिवारवाद करेगा। और किया, आते ही जो है अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया है। और तमाम जो नेताओं के बच्चे हैं, अनुराग ठाकुर कौन है, कर्नाटका का सीएम कौन है, राजनाथ सिंह का बेटा क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, सब लोग, पीयूष गोयल कौन है, तो इस सारे नाम जब आप देखेंगे तो पता चला कि इस आदमी को एक जो है ना मॉडल बना करके बेचा गया है। हकीकत ये है कि राजनीति की सारी गंदगी जो है उसी तरह से वैसे ही पड़ी हुई है। उल्टा नुकसान ये हुआ है कि कम से कम पिछले राज में जो वेलफेयरिज्म होता था, लोगों को बोलने की आज़ादी थी। और कांग्रेस पार्टी एक तो दावा कर सकती है कि यूपीए 2 में भी उसने कुछ ऐसे कार्यक्रम लिए हैं जिसकी प्रशंसा सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी होने लगी। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करना, राइट टू फूड को इम्प्लीमेंट करना, मनरेगा को लागू करना। और इस देश के भीतर कम से कम सबको ये अधिकार था सर। आप तो इतने दिन से खुद पत्रकारिता में रहे, मैं पूछता हूँ लोगों को कि तब में और अब में क्या फ़र्क है। वो लोगों ने कहा कि तब और अब में ये फ़र्क है कि पहले हम लोग बोलते थे,
सरकार की अगर नाराजगी भी हो, डिस्कम्फर्ट भी हो, तो ऐसा नहीं था कि डर लगता। मुझे 2-3 सवाल जब लोग पूछते हैं ना, तो मैं बड़ी ईमानदारी से जवाब देता हूँ। एक, मेरा राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं था और मैं आज भी ये बात बोल रहा हूँ। दूसरा, पॉपुलैरिटी का जहाँ तक सवाल है, इसमें इंसान का कुछ नहीं होता है। आप अगर ईमानदारी से, सच्चाई, आम लोगों की भाषा में, आम लोगों के लिए बोलेंगे ना, तो लोग उसको पसंद करेंगे। और तीसरी बात, क्यों डरना है सर? हम तो बेगूसराय से आते हैं, और फिर बेगूसराय का इंसान जो है देशद्रोह के आरोप से क्यों डरेगा? जहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर पैदा हुए हैं, जहाँ राष्ट्रकवि पैदा हुए हैं। और एक हिस्ट्री हम लोगों को बोलना चाहिए सर, कि सेडिशन के खिलाफ सबसे पहले कोई इंसान जाकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा है ना, वो बेगूसराय का आदमी है। और उस समय जो है इंदिरा जी की सरकार थी। बेगूसराय एक ऐसा इलाका है सर, जो दिल्ली के सामने कभी नहीं झुका है। ये हिस्ट्री है। आप जो है मुगलिया सल्तनत के दौर में भी जाकर के बेगूसराय के इतिहास को पढ़ें, तो हम लोग जो है सत्ता के सामने नतमस्तक होने वाले लोग नहीं हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो ननिहाल का परिवार है वो कांग्रेसी रहा है। ट्रेडिशनली वो लोग जो है स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। ददियाल का परिवार जो था वो मिक्स था। जब तक रामचरित्र सिंह जिंदा रहे वो कांग्रेस के मिनिस्टर थे। और आज़ादी के पहले भी जो सरकार बनी थी बिहार में सर, उस समय श्री कृष्ण सिंह जो है प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके कैबिनेट में वो मंत्री थे। रामचरित्र सिंह एमएससी हुए, उस समय कहा जाता है कि बिहार के पहले एमएससी हैं। वो तक वो रहे, तब तक पूरा इलाका जो है वो कांग्रेसी रहा। बाद में उनका ही बेटा जो कि बीएचयू पढ़ने के लिए आए थे, और बीएचयू में उस समय क्रांतिकारियों का गढ़ था आज़ादी के आंदोलन के दौरान। फिर वो पटना यूनिवर्सिटी चले गए और वहाँ से उन्होंने ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन करना शुरू किया, जिसका मैं सदस्य था, जिसका जिक्र आपने किया। एआईएसएफ एक ऐसा संगठन है सर, 1936 में ये एस्टेब्लिश हुआ, देश के आज़ादी के लिए लड़ा। इसके पहले प्रेसिडेंट टेक्निकली जो है नेहरू जी थे। तो हमारा जो राजनीतिक सफ़र है, वो राजनीतिक सफ़र कभी भी ना एंटी कांग्रेसिज्म के शिकार हम नहीं रहे। हमने शब्द इस्तेमाल किया सत्ता, एस्टेब्लिशमेंट के विरोधी रहे हैं सर, पर्टिकुलरली जो है कांग्रेस के विरोधी नहीं रहे। और आज एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कांग्रेस नहीं है, आज एस्टेब्लिशमेंट बीजेपी है। तो जो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट जैसा कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। और हम लोग जो है बहुत ग्रेटफुल हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर के, खास करके जो एक्टिविस्ट लोग हैं। आप देखिए यूएपीए की बात हो, लोगों को जेलों में बंद करने की बात है, जेएनयू के ऊपर अटैक हो, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अटैक हो, सबसे ज़्यादा जो है कांग्रेस पार्टी मुखरता से बोली। हमको बाद में अपने राजनीतिक अनुभव से यह बात समझ में आई कि एक ही जगह पे ना अपना अलग अलग दुकान सजाने का क्या मतलब है। जब देश में इतना इमरजेंसी सिचुएशन है तो एनर्जी डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। वो भी तो विपक्षी एकता की बात कर ही रहे हैं ना। अब आप यही कह लीजिए, मैं यही उदाहरण देता हूँ। अभी लेटेस्ट चुनाव हुआ बिहार का 2020 में, मैं कैंपेन कर रहा था। मैं सीपीआई का कैंपेन किया, सीपीएम का कैंपेन किया, आरजेडी का कैंपेन किया, कांग्रेस का कैंपेन किया। तो एक पार्टी जाकर के अलायंस कर रही है तो एक इंडिविजुअल भी तो कर ही सकता है ना, उसमें अनैतिक क्या है। और जब विपक्षी एकता की आप सब बात कर रहे हैं तो जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, सीधे जाकर के उसमें भूमिका क्यों ना निभाई जाए। मेरी एक दोस्त ने, जो मेरे साथ जो है वामपंथी हुआ करती है जेएनयू में, एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा, क्यों कांग्रेस चले गए। हम बोले देखो, बहुत सिद्धांत और बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल बात तुमको बता देते हैं कि टेबल टेनिस का जो बैट होता है ना, उसे क्रिकेट नहीं खेला जा सकता है। टेबल टेनिस के अपने मजे हैं, उसका अपना आनंद है, वो भी एक खेल है। लेकिन खेल अगर क्रिकेट का हो ना, तो टेबल टेनिस के बैट से बैटिंग नहीं हो सकता है। फिर क्रिकेट के टूर्नामेंट में क्रिकेट का टूर्नामेंट होगा। अब आप देख लीजिए, क्रिकेट की तरह बैटिंग होगी। भारत जोड़ो यात्रा हो रही है ना, सबको करना चाहिए ना, लेकिन कर तो कांग्रेस ही पाई ना। क्योंकि पॉलिटिक्स में जब आप मुख्य धारा की राजनीति में आते हैं तो वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से डिफरेंट होता है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ना सर 100 रुपया दे दीजिए, 200 रुपया दे दीजिए और पोस्टर लगा दिए। कितना बड़ा लॉजिस्टिकल सपोर्ट का जरूरत चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। फिर जो है ना चाहते हुए भी मीडिया इस देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। चाहे वो कितना भी डिग्रेड हो गया हो, चाहे उस पर आप कितना भी सवाल उठा दें, लेकिन मीडिया के बिना समाज, मॉडर्न सोसाइटी कैसे चलेगी सर? मीडिया तो होना पड़ेगा। तो गाली देने के लिए ही सही 5 मिनट का कवरेज जो है वो कांग्रेस पार्टी को ही मिलता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो पॉलिटिक्स के लिए जरूरी होता है। लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत होती है, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, रिसोर्स का ज़रूरत होता है, फेस का ज़रूरत होता है, नैरेटिव का ज़रूरत होता है। अब सामने अगर आप गोडसे से लड़ रहे हैं तो गांधी से बड़ा नैरेटिव कुछ हो सकता है? तो बिल्कुल ये ईमानदार और सीधी बात है। और जहाँ तक रही मोदी और शाह के अटैक करने के बाद, मैं एक बात बता देता हूँ, कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई डेजिग्नेटेड जॉब हमको नहीं दिया है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि कांग्रेस में क्या क्या पद है। हम बोले प्रोबेशन पीरियड पे।
और ये प्रोबेशन पीरियड जो है ना लंबा चलेगा, लंबा तब टाइमलाइन हमको नहीं पता है। हमारा काम है इस देश के अंदर जो आम लोगों के सवाल हैं उसको बतौर विपक्षी पार्टी का नेता होने के नाते ईमानदारी से उठाना, देश में जाकर के बात करना, लोगों को ऑर्गेनाइज करना। उसके लिए जो है ना किसी डेजिग्नेशन का जरूरत नहीं है। और जब आपके पास कोई स्पेसिफिक डेजिग्नेशन नहीं है तो ये और अच्छा है सर, ऑलराउंडर की तरह जो है कभी बैटिंग भी कर लीजिए, कभी बॉलिंग भी कर। तो भाषण की सबसे जो बुनियादी चीज़ है ना वो है जिसके लिए आप बात कर रहे हैं उसकी भाषा में बात करें। सबसे पहला चीज़ है लैंग्वेज। दूसरा चीज़ है जो आप बात कर रहे हैं ना उसको आप खुद सपोर्ट कर रहे हो। जब आप हमसे बात कीजिएगा तो उसके लिए मुझे जो है ना किसी रिहर्सल की, किसी सवाल की और किसी जो है पहले से तैयारी की जरूरत नहीं। जिसको कहते हैं सेट। मेरी सच्चाई है सर, मैं किसी को दिखाने के लिए थोड़ी पहनता हूँ, यही मेरी सच्चाई है। अचानक से मेरे पास पैसा कहाँ से आ जाएगा, और अचानक से मेरे पास पैसा आ जाएगा तो हम भी जो है भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए चले जाएंगे। आज अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसकी एक कीमत है सर, उसकी कीमत जो है मैं पैसे में नहीं, अपने जीवन के जो हमारे सपने थे, जो हमारी जो है उम्मीदें थी, जो हमारा शौक था, सबको मार करके उसको जी रहे हैं। उसको जब जी करके आए हैं तो आप किसी भी अवस्था में उसके बारे में बात कीजिएगा तो वही बोलिएगा ना। हमेशा यह बात कही जाती है कि सच और झूठ का एक बुनियादी फर्क है। झूठ को याद रखना पड़ता है, सच को याद ही नहीं रखना पड़ता है। आप मुझे पूछेंगे मैं कैसे आया हूँ, मैं गाड़ी से आया हूँ, किसके साथ आया हूँ, दोस्त के साथ आया हूँ। आप चाहे मेरा लाई डिटेक्टर करवा लें तब भी हम यही जवाब देंगे। तो सच्चाई के साथ उसको बोलते हैं, वो लोगों को अच्छा लगता होगा मे भी। लेकिन मोदी और शाह को लेकर के सवाल पूछना, भाषण देना, ये राजनीति का आधार नहीं हो सकता है सर। राजनीति का आधार ये हो सकता है कि हमारे मुद्दे क्या हैं, और हमारा मुद्दा जो है मोदी और शाह नहीं है। मोदी और शाह चूंकि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं इसीलिए मैं उनका नाम लेता हूँ। मुद्दा हमारा सर यही है कि गरीबी कैसे कम होगी, बेकारी कैसे कम होगी, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ेगी। जो सवाल मोदी जी उठाए थे ना, जो एजेंडा उन्होंने बनाया था, जो उनका मैनिफेस्टो है ना, हम चाहते हैं कि मैनिफेस्टो लागू हो जाए।